नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होगी और चर्चा के लिए 7 घंटे का वक्त जो है वो रखा गया है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होने के बाद इसे लोकसभा में पारित कराया जाएगा। इस दौरान सोनिया गांधी इस मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। लोकसभा से पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नए संसद भवन की पहली कार्यवाही में ही कल महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। लोकसभा में इसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। महिला आरक्षण संसद में पारित कराने के लिए पिछले 27 साल में मौजूदा सरकार समेत 4 सरकारों की ये 11वीं कोशिश है। तो इस बिल पर और चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उनके पास कुछ खास मेहमान भी उनके साथ जुड़ेंगे। जी उमा। शुक्रिया ताबिश। तो एनडीटीवी इंडिया के इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है विजय चौक से। और जैसा कि ताबिश ने बताया कि आज क्या होना है सदन में, क्या कार्यवाही किस तरह से आगे बढ़ेगी। जो नई संसद की शुरुआत हुई, कार्यवाही की उसमें शुरुआत हुई कल, उसमें एक बड़ा कदम ये हुआ कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश किया गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनकी अपनी अपनी कुछ राय है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो कुछ सवाल भी हैं और उन सवालों को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से आवाज़ आ रही है। कांग्रेस की भी अपनी कुछ बातें हैं। ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं है, इसको लेकर बात की जा रही है और दूसरी पार्टियों की भी कुछ उनके भी कुछ संशय हैं। देखते हैं इन सब मुद्दों पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की ये रिपोर्ट। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है। नए संसद भवन में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने नए महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष से समर्थन की अपील की। इसके पहले लोकसभा में कानून मंत्री ने बिल पेश किया। हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का ये प्रावधान SC/ST सीटों पर भी लागू होगा। कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दल बिल के हक में हैं, मगर इस शिकायत के साथ कि इसमें ओबीसी कोटा होना चाहिए। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं वो जो ज़्यादा पढ़ी लिखी और कास्ट की महिलाएं हैं उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा एक आरक्षण होना चाहिए कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC/ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पिछले 27 साल में ये 5वां मौका है जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। इससे पहले 1996, 1998 और 1999 में महिला आरक्षण बिल पारित कराने की कोशिश विफल रही। 9 मार्च 2010 को मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान बिल राज्यसभा में पारित कराया गया, लेकिन मनमोहन सरकार लोकसभा में बिल पेश नहीं कर पाई।
कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2010 में यही बिल उसने राज्यसभा में पास कराया था। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम, आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण। दरअसल 2024 से पहले इस ऐतिहासिक बिल के पास होने का अपना राजनीतिक मतलब भी है और इसका फायदा कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगी। अच्छी बात यह है कि राजनीति की शक्ल और सूरत भी इस बिल से बदलेगी। जहां तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, ऐसा देखा गया है दुनिया के विकसित देशों में कि जब भी महिलाओं की भागीदारी, प्रतिनिधित्व संसद में बढ़ा है, तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज है, उसमें महिलाओं की भूमिका, उनका महत्व भी बढ़ा है। और इसलिए भारतीय संसद में भी जब महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून बन जाएगा, तो भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें महिलाओं की भागीदारी, महिला नेताओं की, सांसदों की भागीदारी वो बढ़ेगी। पॉलिसी मेकिंग में उनका दबदबा बढ़ेगा और इससे निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से कानून और देश में पॉलिसी मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकेगी। संसद भवन से राकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं उसको लेकर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है और जाहिर सी बात है कि इस ट्वीट में कांग्रेस के उस सवाल की झलक है जिसको बार बार कांग्रेस जोर दे रही है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये जो चुनावी जुमलों के इस मौसम में ये सबसे बड़ा जुमला है। ये देश की करोड़ों महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन के बाद प्रभावी ढंग से लागू होगा। तो क्या 2024 से पहले जनगणना और परिसीमन हो जाएगा? ये विधेयक आज सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है, ये कुछ और नहीं बल्कि ईवीएम इवेंट मैनेजमेंट है। तो ये कांग्रेस का सवाल है और इस सवाल के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से इस बिल को लेकर निशाना अपना साधा है और साथ ही साथ इस बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और अमित शाह ने खुद ट्वीट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार किया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश भर में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किए जाने पर खुश हैं। अफसोस की बात है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि सांकेतिकवाद को छोड़कर कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण पर गंभीर नहीं रही। माफ कीजिएगा, या तो उन्होंने बिल को समाप्त हो जाने दिया या उनके मित्र दलों ने विधेयक को पेश होने से रोक दिया। उनका दोहरा चरित्र कभी छुपेगा नहीं, चाहे वे श्रेय लेने के लिए कितने भी स्टंट क्यों न कर लें। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाया गया और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक इवेंट मैनेजमेंट है और हेडलाइन बनाने के लिए ये इस बिल को सिर्फ लाया गया है। हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर विनोद शर्मा जी जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा जी, आपका स्वागत है। सवाल यही कि कल तक ये उम्मीद थी कि बिल शायद जो आएगा जल्द पास हो जाएगा और वो पास हो भी जाएगा, लेकिन एक सवाल जो बड़ा विपक्षी पार्टियां उठा रही है कि ये लागू कब से होगा, इस पर आपका नुक्ते नज़र? देखिए, ये तो जग जाहिर है, जो भी संविधान को समझते हैं और इस बात को भी समझते हैं कि जब तक नया सेंसस नहीं होगा जी तब तक इसका आना संभव नहीं है। और नया सेंसस जो है वो 2026 तक जो फ्रोजन है कॉन्स्टिट्यूएंसीज जी, उनसे पहले करना पड़ेगा। जब 2026 तक नया सेंसस हो जाएगा तो और 26 के बाद मैं समझता हूँ कि ये पूरा कामकाज शुरू होगा, डिलिमिटेशन होंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। देखिए, सेंसस नया करवाए बिना जो असली उद्देश्य इस बिल का है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, और वो आरक्षण अगर आप आज के दिन दे दोगे तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको नुकसान होगा
और सदर्न स्टेट्स जो हैं जी उनको अपने अनुपात में मिलेगा जी। यही वजह थी कि ये जो रोक लगाई गई थी, क्योंकि अभी तक जो सीट की व्यवस्था है 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पर है, उसके बाद काफी मांग उठी, तो ये जो उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच जो एक विभेद पैदा होगा, इसी वजह से ये रोक लगाई गई 2002 तक, और वाजपेयी जी ने 2002 में उनकी सरकार ने 2026 तक बढ़ा दी। तो अब वो संतुलन नहीं है, फिर भी जो सीटों का परिसीमन है उसको, उसके पीछे का तर्क क्या है? एक बात समझिए, जो सदर्न स्टेट्स में फैमिली पॉपुलेशन है उसका जो इंक्रीज है वो उतना नहीं है जितना नॉर्दर्न स्टेट्स में जी। और उसका एक मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली वेलफेयर, फैमिली को सीमित रखने का जो एक प्रक्रिया है और जो एक कल्चर है वो सदर्न स्टेट्स में ज्यादा है जी। नॉर्दर्न स्टेट्स में वो बात लागू नहीं होती। और सदर्न स्टेट्स के मन में एक ये कड़वाहट भी है कि अगर ये जब डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, तो उसमें हमारा जो भागीदारी है वो कम होगी, बावजूद इसके कि हमने ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से अपनी पॉपुलेशन को संभाला है और नॉर्दर्न स्टेट्स में वैसा नहीं हुआ है। तो इस विरोधाभास को भी एड्रेस करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि सदर्न स्टेट्स भी भारत का ही एक अंग है जी। तो इस बीच हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अनुराग वर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में हमारे साथ हैं सुभाषिनी शरद यादव जी जो कि शरद यादव जी की बेटी हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं। सुभाषिनी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब भी महिला आरक्षण बिल की बात उठती रही है तो शरद यादव जी का जो अपना एक नुक्ते नज़र रहा है उसकी भी चर्चा होती रही है। आज की तारीख में जब ये बिल पेश किया गया है मोदी सरकार की तरफ से नई संसद में, तो आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि सही दिशा में उठाया गया, देर से ही सही लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम है? देखिए, इस बिल का समर्थन तो आपने जिस तरह मेरे पिताजी का नाम लिया, इस समर्थन तो इस बिल का वो शुरू से कर रहे थे। अच्छा। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि आप 33 नहीं 50% दो या 100% भी रिजर्वेशन दे दो, उससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उनकी शुरू से ही जो सामाजिक न्याय की एक विचारधारा रही है, उसके चलते हुए उनकी बस एक ही मांग थी कि आप इसके अंदर जो अंतिम चरण में, अंतिम पड़ाव पे जो खड़ी है औरत जी, अंतिम पायदान पे जो खड़ी, उसको आगे लाने का काम करे जी। मतलब कोटे के अंदर कोटा देने का काम करे। और आज हम देख रहे हैं कि जब ये बिल आया इतने सालों बाद, इतनी नाकामियों के बाद, जब 1987 से ये इस बिल की कमेटी बिठाई गई थी, और आज देखिए 2023 में इस बिल को नई संसद में रखा गया है एक इतिहास बनाने के तौर पर। तो हम इसमें इतिहास बनता तो देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण देख रहे हैं, लेकिन ये कैसा जुमला है, ये एक तरीके का जुमला लग रहा है जहाँ पर एक प्रतिनिधित्व उस समाज का नहीं है, उस अंतिम पंक्ति में खड़े रहने वाली महिला का नहीं है जो 90% हमारी देश की आबादी है जी। अनुराग वर्मा जी, आपको जोड़ना चाहूँगा इस चर्चा में। इन्होंने कहा, और कांग्रेस पार्टी का लगातार स्टैंड है, जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है उस पर, हालांकि अमित शाह जी का जो पलटवार है गृह मंत्री का वो भी आया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब भी ये जुमला है या वाकई में ये सही दिशा में उठाया गया कदम है? देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि जिस बिल की बात पिछले आज 30-40 साल से चल रही है, आज जब उसको अमली जामा पहनाया गया है, तो अब बाकी विपक्षी दलों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अगर इसे जुमला ना बोलें तो क्या बोले। कल सोनिया गांधी जी कह रही है तो हमारा बिल है, तो भाई आप क्यों नहीं ले आए, आपने प्रयास क्यों नहीं किया? आपने जब प्रयास करने की कोशिश करी तो आप ही ने उसको जो है, अगर सरकार की फंक्शनिंग में अगर स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है, किसी पैनल को भेजा जाता है, इसका मतलब सीधा से ये होता है कि इसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। दूसरी चीज क्या है, जो डे 1 से ये बात हो रही थी कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नीतीश कुमार जी, मायावती जी इसके थोड़ा सा अगेंस्ट है, वो इस बिल के इम्प्लीमेंट होने से, क्योंकि एक बहुत मेजर सी चीज है, एक बड़ा, कि जो बीजेपी चुनाव लड़ने जाती है वो मोरलेस मोदी के नाम पे लड़ती है, और जो ये सब दल लड़ते हैं इसमें क्षेत्रीय छत्रप जो हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वहाँ इनके पास आने वाले समय में कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है जी, जिसकी वजह से ये लोग किसी न किसी बात पे कोई ना कोई इशू निकाल के सरकार के कदम की आलोचना करके
जो क्रेडिट है वो हाईजैक करना चाह रहे हैं। वैसे आलोचना भी विपक्ष का एक जो उनका धर्म है वो है, तो वो निभाते हैं। अरुण जेटली जी ने भी संसद में कहा था कि जो आलोचना या जो डिस्ट्रप्शन है वो विपक्ष का अधिकार है। आलोचना होती है और एक आलोचना करने के लिए आलोचना होती है। अच्छा विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कल तक ये लग रहा था और अभी भी ये लग रहा है कि बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जिस तरह की शर्तें या जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें लगता है कि ये लागू होने में एक्चुअली ज़मीन पर इसमें कम से कम 5 से 7 साल तक और लग सकता है। देखिए, आज के दिन ये जो बिल है जो पास जब हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट होगा जी, और इसके आगे बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं जिनका अनुपालन करना होगा। बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं 2010 के बारे में जी। हम तो देखे हैं 2010 में जिस तरह से राज्यसभा में बिल पास हुआ था, एक सांसद सदस्य जो है वो शायद अपनी स्टूल पे खड़े होकर अपनी सीट पे खड़े हो गए थे, मेज पे खड़े हो गए थे और उन्होंने अपने आप को आहत करने की कोशिश की थी। उसके बावजूद भी ये बिल राज्यसभा में पास हुआ। अब जब ये लोकसभा में गया तो उस वक्त ये सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर भारतीय जनता पार्टी उस वक्त इस बिल का समर्थन कर देती तो ये पास हो जाता जी। भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरी याद मेरी मदद करती है, माननीय सुषमा स्वराज जी दिवंगत, बहुत ही अच्छी पार्लियामेंटेरियन, हम सब की रिस्पेक्टफुल, हम बहुत आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल जब तक सदन में पेंडिमोनियम रहेगा, सदन में उथल पुथल रहेगी, तब तक हम इस बिल पे नहीं बात करेंगे, समर्थन नहीं देंगे। तो ये सब बातें हुई हैं 2010 में, और मैं ये मानता हूं कि ऐसा कोई भी बिल, वो जो भी सोशल जी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको बदलने की कोशिश करता है, उसको एक क्रिएटिव तरीके से बदलने की कोशिश करता है, तो उसमें विरोध होता है, उसमें उथल पुथल होती है, हर चेंज में उथल पुथल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो चाहती है कि जिस भी कानून को लेकर वो आए, जिस भी बिल को लेकर आए, वो पास करे और श्रेय ले, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता, यूपीए की सत्ता पीछे रही है या अभी। जी, ये चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है महिला आरक्षण बिल पर विशेष परिचर्चा में। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। एक सवाल सुभाषिनी जी आपसे कि कांग्रेस पार्टी अब क्या चाहती है? आपके नेता राहुल गांधी का एक पुराना बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया कि बिना शर्त समर्थन देंगे, तो अब शर्त की बात क्यों कर रही है पार्टी और क्या चाहती है एक्चुअली? देखिए, जो ये महिला आरक्षण बिल है, ये इसका बीज पहली बार राजीव गांधी जी ने लगाया था। इस पौधे को रोपने का काम आदरणीय सोनिया गांधी जी ने किया है, और आज जब ये बिल आया है, और जब से ये 2014 से सरकार बनी है, ये इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत प्रयास करे इस बिल को पास करने के, लेकिन वो हो नहीं पाया, बाधाएं आई। मनमोहन सिंह जी ने भी वही प्रयास करे, लेकिन बाधाएं आई। पर आज जब ये बिल आया है और जब से ये सरकार आई थी, लगातार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी इस बिल को लाने की और इस बिल को एक सच्चाई में और एक हकीकत में लाने की बात कर रहे थे, लेकिन इस सरकार ने बार बार टालने का काम किया। अब क्या चाहती है? अब हम लोग ये चाहते हैं, मैं उसी पे आना चाह रही थी, अब हम लोग ये चाहते हैं कि आप जब एक ऐसा बिल ला रहे हैं जहाँ पे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, तो आप उन महिलाओं का भी सशक्तिकरण करिए जो पिछड़े समाज से आती हैं, जो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन करती हैं जिनको हम संसद में देखना चाहते हैं, जो ज़मीनी हकीकत जानती है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक दूध बेचने वाली, एक घास छीलने वाली, एक खेत में काम करने वाली महिला, एक मजदूर महिला इस संसद में आए। ये सपना आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने देखा है, और आज इंडिया एक साथ है। तो ये सारी पार्टियों की मिलकर ये डिमांड है कि ओबीसी को आरक्षण इसमें मिलना चाहिए, और हमारा संपूर्ण समर्थन है। बस इस स्वरूप से हमें परेशान। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको जाना है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ओबीसी को इसमें शामिल किए जाने को लेकर अपनी बात उठा रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये बात करी है, बीजेपी के भीतर से भी ये बात आई है। उमा भारती को सुनते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है महिला आरक्षण बिल को लेकर। आज भी इस मत की हूँ कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा।
पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? जी, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, हमने कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुना, बीजेपी के अंदर से आ रही आवाज़ को सुना, तो ओबीसी को इसमें शामिल किए जाने की बात जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन बन के अभी तक निकलकर सामने आया है। देखिए, शर्त को, सुधार को शर्त का नाम मत दें। ये जिन वक्तों में ये बिल लाया जा रहा है उसी वक्त के अनुसार उसको ढालना पड़ेगा अपने आप को जी। अब ये वही सरकार है जिसने रोहिणी कमीशन बनाया हुआ है। ये तो पिछड़ों में भी अति पिछड़ों को ज्यादा अफर्मेटिव एक्शन देना चाहते हैं, ज्यादा मदद पहुंचाना चाहते हैं, अच्छी बात है जी। वही मैं समझता हूं तेवर, वही अप्रिसिएशन ये इस बिल के संदर्भ में दिखाना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये अच्छा कदम है और उसके लिए हम सरकार की सराहना करते हैं, लेकिन ये अधूरा कदम है, ये पूरा कदम नहीं है। और जो आज के दिन बिल लोगों के सामने रखा है वो बिल भी अधूरा बिल है जी, क्योंकि उसमें आपने 33% जो ऑलरेडी SC ST के लिए है उसमें महिलाओं के लिए रख दिया आप। तो अनुराग जी को इसमें जोड़ना चाहूँगा कि बीजेपी लगातार जो दलितों की बात, उनकी आवाज़, उसकी बात उठाती रही है और अलग अलग मौक़ों पे उनको साथ लेकर चलने की बात करती रही है। बीजेपी ये भी कहती है कि ये कांग्रेस वाला बिल नहीं है, बिल्कुल नई तरीके से ड्राफ्ट किया गया बिल है। तो आखिरकार ये इसमें छूट गया है या इसको अब ध्यान दिलाए जाने के बाद जोड़े जाने की ज़रूरत है? आखिरकार क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 2024 के चुनावों के मद्देनज़र ये मोदी सरकार ने ये बिल को पेश किया है, क्योंकि जिस तरह से एक डेटा है कि जिस पर करीब 40% या उससे ज़्यादा प्रतिशत महिलाओं ने बीजेपी के लिए अलग अलग स्टेट में वोट किया है। यूपी में स्पेशली 45-46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको एक तरह से थैंक यू बोलना चाहती है और उस वोटर को अपने साथ फर्दर जोड़ना चाहती है। तो ये माना जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये बिल लाए हैं। हो सकता है कि आगे खुद इसमें संभावनाएं तलाशी जाएं कि किस तरह से ओबीसी को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि अभी देखिए, अगर ओबीसी शामिल होता तो भी पार्टियां बोलती, नहीं है तो भी बोलनी। देखिए, अगर आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस कोटा विद इन कोटा पे बहुत ज्यादा एडमेंट कभी भी नहीं था। ये इंडिया अलायंस का बनने के बाद पिछले 2 महीनों से कोटा विद इन कोटा की बात हुई, नहीं तो कांग्रेस कभी भी इस शर्त पे कभी भी बात नहीं करी। ये जो टॉपिक था, ये जो मुद्दा था, ये था लालू जी के लिए, मुलायम जी के लिए, नीतीश जी के लिए ये मुद्दा था। कभी भी बीजेपी, कांग्रेस के लिए ये मुद्दा था ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया जयराम रमेश में, उन्होंने तो साफ कहा है कि जो करोड़ों महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। तो कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस पार्टी ने अपने इस स्टैंड को इंडिया अलायंस बनने के बाद ये चेंज किया है जी, कि हम अपने अलायंस जो हैं, जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनकी भी हम सुर में सुर मिलाएं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो आज 7 घंटे का वक्त रखा गया है लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के लिए, जो 11 बजे से शुरू होगा और शाम तकरीबन 6 बजे तक, या हो सकता है कि उससे कुछ लंबा भी खींचे। सारी पार्टियां अपनी बातें रखेंगी और जो बातें अभी बयानों के जरिए सदन के बाहर या ट्वीट के जरिए सामने आ रही हैं, उन बातों को सदन के भीतर भी रखा जाएगा। विनोद जी, एक बड़ा सवाल फिर से कि क्या आपको लगता है कि जो टाइमलाइन तय किया गया है ये एक वक्त की ज़रूरत के हिसाब से है, एक संवैधानिक ज़रूरत है? क्योंकि कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ती, ताकि जो भी अब आगे का 3-4 साल का लम्हा लगे वो तो कभी ना कभी क्रॉस करना था। तो अभी शुरुआत तो हो गई कम से कम। कहा नहीं, अच्छा जी। और देखिए, अगर इस कदम को सार्थक होना है तो आपको कॉन्सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करके आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप सेंसस करेंगे तो उसमें जो कास्ट सेंसस है, जिसकी डिमांड आज के दिन संपूर्ण विपक्ष कर रहा है, वो आपको उसमें फैक्टर इन करना पड़ेगा, उसमें आपको बिल्ड इन करना पड़ेगा। अगर आप बिल्ड इन नहीं करोगे तो बहुत बड़ा अपवाद होगा और नुकसान होगा बीजेपी को। जी, आप बीच में कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा विनोद जी, सॉरी मैंने आपको बीच में टोका। विपक्ष जो चाहता है वो हमेशा कास्ट लाइन पे चुनाव कराना चाहता है।
इसी वजह ये तो तमाम पार्टियां चाहती है। नहीं, जहां जिसको नहीं चाहती, भाजपा कभी भी नहीं चाहती। वो चाहती है यूनाइटेड हिंदू, और बीजेपी और बाकी दल चाहते हैं ये कास्ट लाइन पे। हम जारी रखेंगे। अभी हमें बोला जा रहा है एक ब्रेक लेने के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं और ये चर्चा का सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले एक अपडेट दे देते हैं। सदन में कौन बोलेगा बीजेपी की तरफ से, उनकी एक लिस्ट आई है और उस लिस्ट के मुताबिक महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी की तरफ से वक्ता के तौर पे स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, भारती पवार, अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल और दिया कुमारी, ये नाम अब तक सामने आए हैं। तो चर्चा की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और बिल शाम तक ये भी कहा जा रहा है कि पास हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि परिसीमन कब होगा, किस तौर पे होगा, क्या कास्ट सेंसस उसमें होगा या नहीं होगा। तो एक मामला जो है वो लंबा खिंचता नजर आ रहा है। देखिए, कास्ट सेंसस के बिना कुछ पार्टियों की नज़र में और शायद बीजेपी की अपनी नज़र में ये अधूरी प्रक्रिया होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बावजूद इसके कि मंडल कमीशन की विरोधी थी, लेकिन मंडल को सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है अपने राजनीतिक जीवन में। और ये अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि वो तो सिर्फ धर्म के नाम पे यूनाइट करना चाहते हैं, ये बात सच है, लेकिन ये कास्ट जो आइडेंटिटी है वो गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे वही काम करती है। वहां पर तो सभी, जहां सभी हिंदू होते हैं बैठे हुए, वहां पर जो पिछड़ा होता है और जो अगड़ा होता है उसमें जो विरोधाभास है वो उभर कर सामने आता है। तो इस सब चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा। ये अच्छा कदम है, मैं मानता हूं, लेकिन आज के दिन ये सिर्फ पहला कदम है और कुछ अधूरा कदम है। अनुराग जी, आप देखिए, एक चीज, अगर आप किसी भी, आप जैसे मतगणना की बात करते हैं, आप परिसीमन की बात करते हैं, क्या हम हिंदुओं के अलावा जो दूसरे धर्म है उसमें भी क्या हम करेंगे कि उसमें कौन सी कास्ट के कौन है? वहाँ अगर आप मुस्लिम्स की बात करते हैं तो सिर्फ मुस्लिम्स की बात करते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो सिर्फ क्रिश्चियंस की बात करते हैं। तो हिंदुओं को क्यों बांटा जाए? हिंदुओं को बांटने के पीछे क्या लॉजिक है? मुझे नहीं लगता कि हमें आने वाले समय में, जहां हम एक ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, वहां पे हमें अपने समाज को इस तरह से कास्ट पे तोड़ के आगे जाना चाहिए। हो सकता है ये सच्चाई हो, लेकिन बहुत सारी सच्चाइयां 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले थी जो आज खत्म हो चुकी हैं। तो क्या हम ये एक समाज नहीं सोच सकते कि 50 साल बाद हम कास्टलेस सोसाइटी की बात करें? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको कास्ट सिस्टम को या कास्ट जो आधार है उसको तोड़ने में पता नहीं कितने दशक या कितने साल लगेंगे, ये नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ बात करती हैं, लेकिन जब राजनीति की बात होती है, वोट की बात होती है, तो हर कोई कास्ट इक्वेशन जो है वो देखता है। और अनुराग वर्मा जी ने जोड़ा उसमें कि किस तरीके से धर्म को लेकर बीजेपी जो है वो आगे बढ़ना चाहती है।